नमस्कार दोस्तों, वर्णमाला क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत बसवाल। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण 2 पुस्तकों के बारे में, जो कि इतिहास से रिलेटेड हम जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम, और जो एमफिल पीएचडी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो, और एमए के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम वगैरह के लिए वो बुक फैक्चुअल रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि डीयू और जेएनयू के जो एग्ज़ाम है वो भी एनटीए द्वारा लिए जा रहे हैं, और वो भी एक तरह से फैक्चुअल और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के कर दिए गए हैं। इस वजह से वो बुक उन एग्ज़ाम्स के लिए भी हमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन 2 पुस्तकों के हम के बारे में बात करेंगे, उनके अंदर का किस तरह का कंटेंट है और किस संदर्भ में वो हमें उपयोगी सिद्ध होगी। तो हम इन 2 पुस्तकों के बारे में बात करने वाले हैं जो करीब 25 साल से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक प्रकार से रामबाण का काम कर रही हैं। मध्यकालीन भारत, ये हरीशचंद्र वर्मा की पुस्तकें हैं जिनको पाठन की सुविधा के लिए 2 भागों में विभाजित किया हुआ है। और इसमें हम देखेंगे पहला भाग जो है वो सल्तनत कालीन भारत के बारे में बताता है, और दूसरा भाग जो है वो मुग़ल कालीन भारत, और एक तरह से कहें कि आधुनिक काल की शुरुआत तक, ब्रिटिश के आगमन तक का हमें विवरण देता है। इन 2 पुस्तकों की विशेषता ये है कि अगर हम फैक्चुअल रूप से और एक प्रकार से हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग और अच्छे प्रकार से सारे घटनाओं का विवरण अगर हम चाहते हैं हमारे ग्रेजुएशन में, और जो भी हम कंपटीशन एग्ज़ाम अगर हम देते हैं कोई भी इतिहास से रिलेटेड, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई एग्ज़ाम हुआ, या फिर हम जो जेएनयू वगैरह के जो अब सारे एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वाले हो गए हैं, जेएनयू का हो गया, डीयू का हो गया, या फिर एमफिल पीएचडी के लिए जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, सीयूसीईटी का कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके लिए ये दोनों पुस्तकें बहुत उपयोगी हैं, ख़ास करके हिंदी माध्यम वालों के लिए। क्योंकि इसका जो हम अगर शैली की बात करें, जो लेखन शैली है इसकी, वह भी काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले हम इसकी विषय सूची देख लेते हैं। विषय सूची में किस प्रकार से दिया हुआ है कि ये पूर्व मध्यकालीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था से लेकर, इसमें दक्षिण भारत, उत्तर भारत का पूरा, और राजपूतों की उत्पत्ति, और दूसरा देखें तो इसमें साहित्य पर भी दोनों पुस्तकों के अंदर जो लोकल साहित्य है या फिर भाषा का विकास किस प्रकार से हो रहा है, तो दोनों पुस्तकों में उसका विवरण बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो अपभ्रंश और कलाकृतियों का, और दक्षिण भारत की शासन व्यवस्था, तुर्कों का आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, दिल्ली सल्तनत का विकास और मंगोल आक्रमण, दिल्ली सल्तनत और उसके दक्कन से या फिर दक्षिण भारत से संबंध, सल्तनत का विघटन काल, अफ़गान और राजपूत संबंध, और दक्षिण भारत में विशेषकर से किस प्रकार मध्य सल्तनत काल में राजनीतिक व्यवस्था थी उस बारे में, चोल और ये साम्राज्यों के बारे में, और बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, और मध्यकालीन दक्षिण भारत में सामंतवाद, ये टी.के.वी. सुब्रमण्यम। तो ये एक और ख़ासियत है इस पुस्तक की कि इसके अंदर जो भी पर्टिकुलर टॉपिक के जो भी विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा इन चैप्टर्स को लिखा गया है। ये किसी एक लेखक की पुस्तक नहीं है। संपादकत्व हरीशचंद्र वर्मा का है और काफ़ी सारे चैप्टर भी उनके हैं, लेकिन जब हम देखेंगे इनके चैप्टर्स को तो एक जैसे हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं हिस्ट्री में, उस प्रकार से ये चैप्टर्स उन्होंने अलग अलग लेखकों ने लिखे हुए हैं। ये हरीशचंद्र वर्मा का है, एकता प्रणाली का, राजस्व व्यवस्था नीना सक्सेना का है, और तकनीकी एवं आर्थिक विकास, उत्तरी भारत में व्यापार उद्योग, और पूर्व मध्यकालीन भारत में मुद्रा प्रणाली, और मध्ययुगीन भारत के सामाजिक धार्मिक जीवन पर और भक्ति सूफी आंदोलन, ये सुनीता पुरी, ये चैप्टर काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है इन्होंने, भक्ति आंदोलन, और चित्रकला। अब चित्रकला का हम जैसे देखें, मैंने बोला कि जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है उसके विशेषज्ञों के द्वारा ये चैप्टर लिखे हुए हैं, तो इसमें इन्होंने
सवाई मानसिंह संग्रहालय जयपुर की तरफ से ये चैप्टर लिखा हुआ है। दूसरा हम आगे बढ़ते हैं, भाषा एवं साहित्य। मैंने कहा था कि भाषा और साहित्य पर इस पुस्तक के अंदर काफ़ी अच्छे से विवरण दिया हुआ है। और ऐतिहासिक लेखन की प्रवृत्तियाँ, जब हम इतिहास लेखन देखते हैं, ये सलीम किदवई का है। तो ये सलीम किदवई जो लेखक हैं, इनका लेखन पर और जो ऐतिहासिक स्रोत हैं और जो भी टेक्स्ट वगैरह जो हमें मिलते हैं, उस पर इनका काफ़ी अच्छा काम हमें देखने को मिलता है। इनकी पुस्तक भी बाद में आती है, कई पुस्तकें इन्होंने प्रकाशित की हैं इसी सब से रिलेटेड। तो इसमें हम सल्तनत कालीन इतिहास लेखन का ट्रेंड हमें इसमें देखने को मिल जाता है। अलबर्नी, कलहण, मिनहाजुस्सिराज, जियाउद्दीन बर्नी और ये सब अमीर खुसरो वगैरह। तो ये तो है इस पुस्तक का कंटेंट, जो पहली पुस्तक है, प्रथम भाग है। और अगर हम इसमें देखें तो मैप वगैरह इसमें हमें थोड़े से कम दिखाई देंगे। मैप हैं लेकिन एक तरह से कहें कि उतने नहीं हैं सफिश, लेकिन फिर भी हमारा काम चल जाता है। मैप इसमें एक था तो मैप वगैरह इसमें एक कमी कह सकते हैं इसको, कि मैप हैं इसमें लेकिन काफ़ी कम है। जहाँ पे बहुत ज़रूरी इन्होंने समझा है वहीं पर इन्होंने मैप दिया हुआ है। और पूरी पुस्तक में हमें करीब 4-5 मैप ही हमें दिखाई देते हैं। और ये मैंने बताया कि जो इसके चैप्टर्स हैं उसमें जो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी विद्वान हैं उनके द्वारा इसमें चैप्टर लिखे हुए हैं। और जो भी विवरण है घटनाओं का, और एक तरह से अगर हम अच्छे तरह से अगर इतिहास को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ये पुस्तक बहुत विस्तार से पूरा विवरण हमें प्रस्तुत करती है और बड़े ही रुचिकर ढंग से इसके अंदर हमें विवरण देखने को मिलता है। और दूसरी पुस्तक का हम बात करें जो कि मध्यकालीन भारत और मुग़ल कालीन भारत पर है। तो इन पुस्तकों का अगर हम संस्करण देखें तो ये 1993 में प्रथम इनका संस्करण हुआ है और 2017 में इनका पुनर्मुद्रण हुआ है। तो ये आप इस से देख सकते हो कि कितनी विशेष पुस्तक ये रही है मध्यकालीन इतिहास के लिए। और आज भी जब हिंदी माध्यम के विद्यार्थी मध्यकालीन भारत में पढ़ने के स्रोत की कमी महसूस करते हैं तो वो इसी पुस्तक की तरफ जाते हैं। हालांकि और भी कुछ अच्छी पुस्तकें हैं, लेकिन ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हमें एक जगह पर सारा कंटेंट अच्छे से विस्तार से मिल जाता है। हालांकि कुछ चीज़ों के लिए हमें इधर उधर से कुछ आर्टिकल वगैरह भी देखने पड़ते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक काफ़ी पैरामीटर्स को ये बुक पूरा करती है। एक चीज़ इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको कंटेंट सबसे पहले, कि इसमें 16वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की स्थिति, अफ़गान साम्राज्य, शेरशाह सूरी का आगमन वगैरह, और ये मुग़ल राज्य और शासक वर्ग, और मुग़लकालीन अमीर उमरा वर्ग, जमींदार वर्ग और मनसबदारी व्यवस्था, इस पे के त्रिवेदी का लेख है। और दूसरा है मुग़ल काल की धार्मिक सामाजिक गतिविधियाँ और मुग़ल काल की राजनीतिक गतिविधियाँ, नूरजहाँ। दूसरा हम देखें तो मराठों का उत्थान, मुग़लकालीन शासन व्यवस्था, और जो मराठा से और दक्कन से जो भी संबंध है और राजपूतों से संबंध है उस पे भी इसमें काफ़ी विस्तार से विवरण दिया हुआ है। आप देखेंगे एक एक टॉपिक, चैप्टर के अंदर भी एक एक टॉपिक को अलग अलग राइटर ने लिखा हुआ है। तो ये इस बुक की सबसे अच्छी खासियत मेरे को लगती है। और आगे चलते हैं तो मुग़लकालीन शासन व्यवस्था, मुग़लकालीन तकनीकी विकास एवं उद्योग, और शिल्प, सड़क और विज्ञान वगैरह के बारे में अर्चना ओझा का लेख है। और मुग़लकालीन भारत में जहाज़ निर्माण, मुग़ल भारत में आर्थिक गतिविधियाँ, तो जहाज़ निर्माण और व्यापार वगैरह का किस प्रकार से विकास हो रहा था उस बारे में भी इसमें काफ़ी अच्छे से विवरण है। और मुग़ल भारत में आर्थिक गतिविधियों में कौन कौन सी गतिविधियाँ थी, अर्थव्यवस्था का स्वरूप, राजकोषीय संसाधन, भू राजस्व का किस प्रकार से, ये टी.के. वेंकट से सुब्रमण्यम का इसमें लेख है, काफ़ी अच्छा है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में के विकास में जमींदारों की भूमिका, जमींदारों का किस प्रकार
है वो हमें देखने को मिलता है। मुग़ल समाज एवं संस्कृति, मुग़ल भारत का शहरीकरण और चित्रकला पे हम फिर से देखते हैं कि इसमें संग्रहालय जयपुर से इसमें जो लेख है वो दिया हुआ है उनकी तरफ से। अशोक कुमार दास का लिखा हुआ है राजस्थानी चित्रकला का उद्भव। मुख्य रूप से तो राजस्थान का, इसमें मुग़ल कालीन भारत का बात करते हैं तो उसमें राजस्थान का काफ़ी बड़ा रोल हमें दिखाई देता है पूरे इतिहास के अंदर। और गंगा जमनी संस्कृति और मिला जुला शासक वर्ग, एक तरह से विश्लेषण भी करने का प्रयास किया गया है कि, और राजपूती राजतंत्र, अर्थव्यवस्था तथा समाज व्यवस्था, मुग़लकालीन इतिहास लेखन, ये कृष्णदत्त पालीवाल है, इनका भी काफ़ी अच्छा काम हमें साहित्य वगैरह पर और जो भी टेक्स्ट हमें मिलते हैं उनका अध्ययन के बारे में इनका लेख हमें काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। मुग़ल काल में फ़ारसी इतिहास लेखन, और आगे चलें तो मुग़ल राज्य का पतन। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, यूरोपीय शक्तियों का विस्तार, और जब औरंगजेब के बाद विभिन्न विचारधाराएं, औरंगजेब की भूमिका। तो औरंगजेब पे जो एक तरह से आरोप ये लगता है कि वो मुस्लिम धर्म का उन्होंने एक तरह से कहें कि प्रचार के लिए हिंदुओं का काफ़ी हद तक पतन किया था। तो उस पे इस विश्लेषणात्मक एक लेखक है फिरदौस अनवर का। और आगे चले यूरोपीय शक्तियों का विस्तार में हमें मिलेगा आगे भारत एवं डच कंपनी पर अरविंद सिन्हा का जो लेख है। जो अरविंद सिन्हा जो लेखक हैं उनका अर्थव्यवस्था, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था और समाज पर इनका काफ़ी अच्छा काम है। इनकी एक पुस्तक आती है संक्रांतिकालीन यूरोप, या इंग्लिश में हालांकि आती है, उसका ट्रांसलेशन आता है संक्रांतिकालीन यूरोप और यूरोप इन ट्रांजिशन, वो इंग्लिश में आती है पुस्तक। और वो मध्यकालीन यूरोप के बारे में बहुत एक अच्छी पुस्तक मानी जाती है और है भी, जिसको हम अपने ग्रेजुएशन वगैरह में हम यूज करते थे। और वो एक पुस्तक इसी प्रकार की एक पुस्तक है जिसमें सब कुछ हमें एक जगह पर मिल जाता है, विश्लेषणात्मक तरीके से विवरण उसमें दिया हुआ है। फिर आगे हम चलते हैं, यूरोपीय शक्तियों का उदय, बंगाल एवं ईस्ट इंडिया कंपनी, और 18वीं शताब्दी में समाज और अर्थव्यवस्था, और इसमें पंजाब के अंदर जो विद्रोह और आंदोलन वगैरह है उसके बारे में, सिख मिसल वगैरह के बारे में इसमें अच्छे से दिया हुआ है। समाज एवं अर्थव्यवस्था, मैंने कहा था कि मध्यकालीन समाज और अर्थव्यवस्था पर अरविंद सिन्हा का जो ट्रांजिशन है, एक तरह से मध्यकाल से आधुनिक काल की ओर जो ट्रांजिशन हमें दिखाई देता है उसमें, उसके बारे में ये बहुत अच्छे से इनका विवरण हमें अरविंद सिन्हा का देखने को मिलता है। तो अच्छे अच्छे राइटर्स का इसमें लेखन उन्होंने शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो एक पुस्तक के अंदर हमें बहुत सारे विशेषज्ञों के आर्टिकल कह सकते हैं या तो चैप्टर कह सकते हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ पर उनको ज़रूरत लगी उस पर्टिकुलर विशेषज्ञ की के द्वारा उन्होंने आर्टिकल लिखवाने का प्रयास किया है, और उस सब को एक जगह पर एक अच्छी पुस्तक बनाने का इन्होंने काम किया है। तो इतिहास जब मध्यकालीन हम पढ़ते हैं तो उसके लिए ये पुस्तक, अब देखिए इसमें डायग्राम वगैरह बना के, जब ये तकनीकी विकास और उद्योग की बात करते हैं तो उसमें डायग्राम वगैरह बना कर भी समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए मैंने कहा है कि जहाँ जहाँ पर आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर ये मैप भी देते हैं और डायग्राम वगैरह भी, और इस तरह के चार्ट वगैरह भी हमें देखने को मिलते हैं। सोने चांदी का धातु कर्म, एक मैं कुछ दिखाना चाहता था। ये किस प्रकार से चैप्टर देखिए, मराठों का उत्थान कैसे शुरू किया, जैसे अलग अलग टॉपिक है उसका इन्होंने अलग अलग विभाजन किया हुआ है। राजतंत्र, और लास्ट में तो बिब्लियोग्राफी हमें मिली जाती है। हिंदी की अन्य पुस्तकें का भी इन्होंने वर्णन किया हुआ है। रीतिकाल की भूमिका, ये शायद जो साहित्य से रिलेटेड है उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। हिंदी भाषा का साहित्य, तुकाराम कबीर, भारतीय चित्रकला और उसके मूल तत्व, आर.पी. तिवारी, सत्य, आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो साहित्य पर भी इसमें
और जो कला है उस पर भी इसमें काफ़ी जोर दिया हुआ है। तो अगर इसे हम पढ़ते हैं तो हमें एक इतिहास की पुस्तक के लिए, मध्यकालीन इतिहास की पुस्तक के लिए इधर उधर भागने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये इसमें परिभाषाएं भी इन्होंने दी हुई हैं, शब्दार्थ एवं तथा परिभाषाएं, और लास्ट में बिब्लियोग्राफी भी हमें मिल जाती है महत्वपूर्ण पुस्तकों की। ये देखिए, अगर हम रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जब हम पढ़ते हैं कोई चैप्टर, उसके बाद हमें कौन सी किताबें पढ़नी है उससे रिलेटेड, तो उसके लिए भी हमें इसमें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। संदर्भ सूची में हमें वो सारी चीज़ें मिल जाती है। अनिरुद्ध रे, के आर खान, के.आर. कुलकर्णी, ए.एस. आर्टेकर वगैरह की जो भी, जहाँ से भी इन्होंने पढ़ के चैप्टर्स लिखे हैं, उस सब का इन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया हुआ है। और ये संदर्भ सूची देने का यही मकसद होता है कि एक तो साइटेशन, दूसरा कि ये जो पुस्तक है वो किन स्रोतों के आधार पर लिखी हुई है, और जब व्यक्ति या फिर स्कॉलर या फिर कहीं स्टूडेंट जो भी इस पुस्तक को पढ़ेगा तो उसे आगे कौन सी रीडिंग्स पढ़नी चाहिए, उसके लिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये एक अच्छी पुस्तक की खास बात है। तो हिंदी माध्यम में हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है, और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और एक तरह से कहें कि जो ग्रेजुएशन में है और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी काफ़ी हद तक ये पुस्तक हमें लाभदायक सिद्ध होती है। अगर हम यूजीसी नेट की बात करें तो यूजीसी नेट के लिए ये पुस्तक बहुत अच्छी है। इसको पढ़ने के बाद हमें इधर उधर से मध्यकालीन भारत कहीं से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इन दोनों पुस्तकों को पढ़ने के बाद, काफ़ी मोटी पुस्तकें हैं। आगे मैं सतीश चंद्र की जो पुस्तक है उसका भी रिव्यू दूंगा, तो वो भी बताऊंगा आपको वो किस तरह की पुस्तक है, और इन दोनों में क्या फ़र्क हमें दिखाई देता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये पुस्तक हमें काफ़ी लाभदायक सिद्ध होती है। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।